नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपल। तो बाजार में आप 17,900 के ऊपर तो इस वक्त निफ्टी को देख रहे हैं, लेकिन यहां से बुलिश बेट्स ज्यादा लेनी चाहिए, लॉन्ग के ट्रेड होने चाहिए, या फिर सेलिंग प्रेशर हावी हो जाएगा बाजार की बढ़ते। पहले एक बार चलिए इस वक्त की बड़ी बातें देख लेते हैं। आज बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी है। इंडिया विक्स में भी आप देखें तो मामूली गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल आप निफ्टी पे देखें तो एक दायरे में ही कारोबार है। लगभग 50-60 पॉइंट्स की एक रेंज है जिसके बीच इस वक्त आपको निफ्टी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो 17,900 के ऊपर है। बैंकिंग स्टॉक से आज एक अच्छी रिबाउंड देखी। एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट स्पेस के बैंक सारे, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इनमें अच्छी मूव थी। और आप लोअर लेवल से देखें तो बैंक निफ्टी में लगभग 500 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली है। आज फिर से आपको मेटल शेयर दिखते चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी पैक में, क्योंकि नैस्डैक का भी तीसरा दिन है रिबाउंड्स का, वहां पर भी आपको एक मूव दिख रही है। और इसके अलावा आज पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल स्टॉक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स और साथ ही फाइनेंस काउंटर्स, इनमें भी मूव बनी हुई है जिसने कमबैक आज किया है। एफएमसीजी हो, ऑटो हो, इंफ्रा हो, वहां पर थोड़ी सी कमजोरी। कल आपको याद होगा सिलेक्टिव ऑटो में बाइंग थी, लेकिन आज आप हालांकि टाटा मोटर्स में फॉलो बाइंग जरूर आपको देखने को मिली, लेकिन इसके अलावा आप ओवरऑल बाकी स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर आपको वीकनेस ही देखने को मिल रही है। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा भी बने हुए हैं। आइए राहुल से बात करते हैं इंडेक्स पर क्या करना चाहिए। राहुल नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। इस वक्त 17,900 के ऊपर भले ही हम चाहे ट्रेड कर रहे हो, लेकिन क्या कन्विक्शन आ रहा है यहाँ से लॉन्ग का? नमस्कार प्रियंका जी। देखिए, जब मौसम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं है और आप दिल्ली से हो, देखिए जब जब मौसम थोड़ा सा कठिन होता है, बेस्ट यही होता है कि आप थोड़ा सा अंडर द रडार रहिए। और जो वोलेटिलिटी खास करके पिछले 4-5 सेशन में हमें देखने को मिली है, काफी अननर्विंग है ट्रेडर्स के लिए, काफी अननर्विंग है इन्वेस्टर्स के लिए भी। मेरे हिसाब से एक क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आके बाजार खड़ा हो गया है। पिछले 7 हफ्तों से अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो पिछले 7 हफ्तों से लगातार लोअर टॉप निफ्टी बना रहा है, और पिछले 3 हफ्तों से हम लगातार 17,775 का जो एक बेस है उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वेटिंग गेम है फिलहाल। इसमें क्लियरली एज अ सेक्टर मेरे हिसाब से मेटल्स और कुछ हद तक एफएमसीजी आउटशाइन कर रहा है। अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन और वीकनेस का यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। मेरे हिसाब से निफ्टी 17,775 अगर टूटता है स्पॉट में तो एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो हमें नीचे में तकरीबन 17,500, 17,200 और 17,000 तक के लेवल्स तक भी ले जा सकता है। तो क्लियरली अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है, ये बांध अगर टूटता है, तो आप निफ्टी पुट्स के जरिए, यानी कि जो मंथली एक्सपायरी के जो निफ्टी पुट्स है, 17,500 का जो पुट है तकरीबन 65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चलिए। एज अ हेज आपके पोर्टफोलियो को बचा सकता है। सेकेंडली, अगर आपको पार्टिसिपेट भी करना है मंदी में तो ये एक अच्छा ट्रेड बन के निकल सकता है। बजट भी आ रहा है तो इंडिया विक्स जो है वो भी शूट अप होने की पूरी संभावना है। तकरीबन 15-16 की रेंज में चल रहा है। मेरे हिसाब से बजट तक ये भी हमें तकरीबन 20 से 22 के आसपास मिलेगा। तो ये सोने पे सुहागा ऑप्शन बायर्स के लिए, खास करके अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो दोनों बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि एक बड़े फॉल तो आ भी सकता है। सेकेंडली, आपको इंडिया विक्स का भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो क्लियरली एक कॉशियस अप्रोच है बाजार में। अभी कंसोलिडेशन, पेनफुल कंसोलिडेशन चालू है, लेकिन अगर लेवल्स टूटते हैं तो नीचे में पार्टिसिपेट करने की राय है। दिल्ली के मौसम की आपने हल्की बात शुरुआत की, तो वहाँ पर धुंध, आंधी, ठंडी हवाएं, उसके चलते बहुत क्लियर सनी डे नहीं मिल पा रहा है। तो वही आज आपको राहुल भी बताना चाह रहे हैं, और इसलिए अगर स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। आप पुट्स खरीदें यहाँ से, और बाय की पुट्स में भी बाइंग की कॉल्स, बाइंग की पुट की बाइंग की सलाह रहेगी 17,500 की मंथ एंड की एक्सपायरी पर निफ्टी की। ठीक है, ये तो हुआ इंडेक्स पे एक स्ट्रैटेजी, लेकिन बैंक निफ्टी एट द सेम टाइम देखें राहुल, वहां से जो एक रेजिलियंस दिखी, आज एक अच्छा पुल बैक दिखा। लगभग 500 पॉइंट से ज्यादा की आपने लोअर लेवल से रिकवरी देखी है, लेड बाय एचडीएफसी बैंक और सारे दूसरे आप बड़े बैंक देखें, प्राइवेट स्पेस बैंक, आप चाहे एचडीएफसी बैंक तो इस वक्त आपको 2% तेज दिख रहा है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक ने कंट्रीब्यूट किया, एक्सिस, स्टेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स का लीडर, सभी से कंट्रीब्यूशन आया। तो क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी पर थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग अलग रहेगी? बैंक निफ्टी पे क्या रहेगा व्यू?
बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल लीडर रहा है। हमने ऑन द वे अप देखा कि बैंक्स ने एक पीएसयू बैंक्स ने खास करके बहुत ही बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखाई और कहीं ना कहीं ये एक इंडेक्स, अगर मैं मैक्रो पिक्चर की बात करूं तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। अगर मैं माइक्रो पिक्चर की बात करूं तो यस, हो सकता है कि इन लेवल से एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि सिंपली टेक्निकल बेसिस पर यहाँ पर काफी ओवरसोल्ड है और एक बाउंस बैक हमें तकरीबन 43,000 तक का लेवल वापस दिखा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी एक तरह से जो लोअर हाइस का स्ट्रक्चर पिछले 7-8 हफ्तों से बना है वो नेगेट नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि अच्छी रैली आई, अच्छी रैली आने के बाद लोग यहाँ पर इनफैक्ट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो पोजिशनल सेटअप जो है बैंक निफ्टी के अंदर इतना ग्रेट नहीं है, लेकिन प्योरली स्पीकिंग एक या दो सेशन के हिसाब से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है, जहां पे बैंक निफ्टी 43,000 का लेवल एक बार दोबारा टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। ओके, तो यानी बैंकिंग स्टॉक पर तेजी, निफ्टी को क्योंकि आज वो सेक्टर्स जो थोड़े वीक चल रहे थे, आईटी और मेटल से सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन आपको दूसरे स्पेसेस से ऑटो से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और इनफैक्ट आपको आज रिलायंस की भी पार्टिसिपेशन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से निफ्टी पर थोड़े से आपको आज सेल ऑन राइज जैसी स्ट्रैटेजी दिख रही है, या फिर कॉशियस व्यू कहना चाहिए, इनफैक्ट इस पर दिख रही है। ठीक है, एक बार वेरी क्विकली आप कुछ सेगमेंट्स को देख लेते हैं जहां ट्रेडिंग की राय बनानी चाहिए। उससे पहले राहुल, आपकी कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होंगी जिन पर आपको प्रॉफिट की श्योरिटी ज्यादा है? जी हाँ प्रियंका जी, बिल्कुल। देखिए, अगर कमोडिटीज की बात करूँ तो प्रेशियस मेटल्स में काफी अच्छा सेटअप है। गोल्ड का प्राइस मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट सिल्वर का भी सेटअप काफी बढ़िया है, और जो जो स्टॉक्स इन कमोडिटी से एक्सपोज्ड है, आई थिंक वहां पर एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। उनमें से एक है मन्नपुरम फाइनेंस, जो गोल्ड फाइनेंस के बिजनेस में काफी कारगर है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको तकरीबन 130-132 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो मन्नपुरम फाइनेंस को बाय करने की राय रहेगी। 117 का स्टॉप लॉस लगाइए, और गोल्ड की रैली के साथ मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी हमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो मेटल क्षेत्र से रहेगा। देखिए, क्लियरली चाइना में चीजें वापस नॉर्मल सी की तरफ आ रही है। क्लियरली मेटल्स, यानी कि जो बेस मेटल्स है, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें काफी बढ़िया सेटअप्स है, और इनमें हमें लगता है कि यहाँ से आने वाले हफ्तों में अच्छी तेजी रहेगी। तो क्लियरली ये तेजी रिफ्लेक्ट कर रही है मेटल इंडेक्स के चार्ट्स पर। मेटल इंडेक्स में एक अच्छी तेजी है। लीडरशिप पूरे के पूरे बाजार में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मेटल्स की तरफ से आ रही है। बाकी कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो लीडरशिप यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहा है। उसमें से वेदांता का सेटअप हमें सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। स्टॉक एक ब्रेकआउट के एज पर है। ब्रेकआउट 320 के ऊपर आएगा स्पॉट के हिसाब से, लेकिन इसे प्रीएम्प्ट करके चला जा सकता है। मेरे हिसाब से आपको 340 रुपए तक के टारगेट्स पोजिशनल बेसिस पर वेदांता में देखने को मिल सकते हैं, और इसमें 306 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। और मेटल्स में हमें खास करके लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है निफ्टी में वोलेटिलिटी रहे, हो सकता है यहाँ पर टर्बुलेंस हमें देखने को मिले, लेकिन मेटल्स एज अ सेक्टर क्लियरली यहाँ पर एक विनर के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। मेटल पर कन्विक्शन बनी हुई है। ठीक है, चाइना रीओपनिंग बड़ी थीम है, ठीक है, और उससे से डिमांड भी पिकअप होगी। आगे चलते हो सकता है एनर्जी पैक में आपको क्रूड पे भी चाल वापस दिखे। ठीक है, ये एक व्यू है बिल्कुल मेटल्स पर, लेकिन फिलहाल इस वक्त ध्यान राहुल भी रखने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। चलिए वेरी क्विकली लॉन्ग बिल्टअप कहाँ है उन स्टॉक्स को देखते हैं। चले कुछ स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर एफएनओ में फिलहाल तेजी है और आगे तेजी बढ़ सकती है। आज ओएमसीज चल रहे हैं, ऑयल प्रोड्यूसर्स नहीं चल रहे हैं। हालांकि ऑयल इंडिया में आपको हाफ द वैल्यूएशन दिखी, इसलिए आपको आज वहां पर एक मूव जरूर दिख रहा है, लेकिन ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में मूव नहीं। आज मूव है एचपीसीएल, बीपीसीएल में क्रूड गिरा हुआ है क्योंकि फर्दर। उसके अलावा जिस तरह से मेटल्स की बात कर रहे हैं, एनएमडीसी, आईटी स्टॉक्स में तेजी बनी है, चाहे कोफोर्ज हो, एम्फोसिस हो, परसिस्टेंट हो। तो मिड कैप आईटी से ये कुछ एक काउंटर जिसमें अच्छी मूव्स दिख रही है, और साथ ही सिंजन। ये सारे स्टॉक्स तो आपके सामने दिख रहे होंगे राहुल, इनमें से किस पर कन्विक्शन स्ट्रांग बन रही है जहां एक बेट ली जा सकती हो? देखिए, ओएमसीज में क्लियरली एक तरह से जो सेटअप्स है वो प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट हमें लगता है कि यहाँ पर मूव्स कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। देखिए, एक समय था जब क्रूड ऑयल $100 के ऊपर था और तब अंडर रिकवरीज थी, और काफी समय तक अभी क्रूड प्रेशर में रहा है। इनफैक्ट आने वाले समय में और भी नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है। तो क्लियरली बेनिफिशियरी ओएमसीज रहेंगे। तो सारा का सारा ओएनसी पैक हमें अच्छा लग रहा है। इसमें से जो एक सेटअप है
HPCL में, हिंद पेट्रो में ये काफी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से मोमेंटम ट्रेडर्स को यहाँ पर काफी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी एक राउंड हमने देखा आज फर्स्ट हाफ में अच्छा मूव आया और मुझे लगता है कि इसके जो लेग्स है वो लंबे हैं। 270 का पहला टारगेट रहेगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें तकरीबन 290 तक के भी लेवल्स हिंद पेट्रो में देखने को मिल सकते हैं। तो एज अ पोजिशनल बेसिस एक बड़ा रिवर्सल हिंद पेट्रो में देखने को मिला है और रिवर्सल के बाद आज के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट यहां पर हुआ है, तो इसे बाय करके चलिए। 248 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि 10 से 15% की अपसाइड आपको हिंदुस्तान पेट्रो में आने वाले महीने भर में देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपको यहाँ पसंद आता है, एक बार इसी तरह से कहाँ शॉर्ट बिल्टअप है वो भी समझ लेते हैं। आज क्योंकि भारतीय एयरटेल पर जेपी मॉर्गन की डाउनग्रेड रिपोर्ट आई, इनफैक्ट उससे पहले चलिए हमारे डॉक्टर के सामने शॉर्ट कवरिंग चला है तो पहले वो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिरला सॉफ्ट आप वहाँ देखें 2% की मूव है क्योंकि आईटी पैक पूरा तेज है आज। आईटी, मेटल्स, मिड कैप आईटी इनमें मूव बनी हुई है। जीएनएफसी हालांकि ये बैन में ज़रूर था कल, जीएनएफसी में आपको शॉर्ट कवरिंग अच्छी बाउट दिख रही है। आप केमिकल स्पेस की बात करें तो उसमें जीएनएफसी, दीपक नाइट्रेट, विनते ऑर्गेनिक्स तो कल भी आपको एक ब्रेकआउट दिखा रहा था, इन स्टॉक्स में मूव है। और साथ ही तीसरा स्टॉक्स है पीएसयू बैंक से पीएनबी का। कहाँ पर आपको लगता है मूव बेटर और जल्दी मिल जाएंगी? अगर ऑप्शंस के ट्रेड से यहाँ से किसी को ट्रेड लेना हो, आपको आईटी पैक पसंद आता है, बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर, या फिर कोफोर्ट जैसे काउंटर पसंद आते हैं, या फिर आपको पीएसयू बैंक या फिर एसबीआई जैसे काउंटर पसंद आते हैं? राहुल देखिए जी हाँ प्रियंका जी, देखिए क्लियरली बैंक निफ्टी में आज रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है और बैंक निफ्टी में एक और राउंड ऊपर का मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो क्लियरली पीएसयू बैंक हमारा यहाँ पर चाहिए सेक्टर रहेगा और पीएनबी में जो सेटअप है, खास करके अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो ओटीएम ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिली, यानी कि जो ऑल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज की है इन एंटिसिपेशन की यहाँ पर एक मूव देखने को मिल सकता है। तो इस मूव को प्ले करने के लिए मेरे हिसाब से जो 58 रुपीज का कॉल ऑप्शन है तकरीबन ₹1.45 के पास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चलिए। 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि ये स्विंग में स्टॉक तकरीबन 60 लेवल 59-60 तक के लेवल्स टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो जिस केस में ऑप्शन में आपको तकरीबन 2.5 से 3 रुपए तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो पीएनबी का 58 का कॉल ऑप्शन लीजिए। कॉल ऑप्शन सेफ इसलिए भी है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में वोलेटिलिटी आई भी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ऑप्शन होने की वजह से। फ्यूचर्स में ट्रेड करने की राय नहीं रहेगी क्योंकि हमने देखा है कि कुछ मिनटों में जो एक तरह से बाउंस बैक आते हैं वो फिजल आउट होते हुए दिखते हैं। तो एज अ सेफ्टी आप कॉल ऑप्शन में बाय करके चलिए 58 का पीएनबी का ऑप्शन। जनवरी 30 का आप बात कर रहे हैं, पीएनबी का आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदें यहाँ पर, ठीक है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। 56 रुपए वाली स्ट्राइक प्राइस की यहाँ बात हो रही है। लेकिन अब इस बीच क्योंकि अर्निंग सीजन, टीसीएस पहले दिन जब सोमवार को उसने नंबर्स दिए, हमने अगले दिन देखा टीसीएस वीक हुआ, लेकिन पूरे आईटी पैक में तेजी से अब दूसरे बिगी का नंबर है। इन्फोसिस ने अपने थर्ड क्वार्टर के नंबर्स प्रेजेंट करने हैं। एक बार पूजा से एक प्रीव्यू समझ लेते हैं कि स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन क्या है। जाहिर तौर पर फाइनेंशियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कमेंट्री है, लेकिन स्ट्रीट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, पूजा से समझते हैं। जी, इन्फोसिस के नतीजों की अगर बात करेंगे तो एनालिस्ट तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि टीसीएस से तो बेहतर ही नतीजे आ सकते हैं और कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी देखना। मार्जिन के फ्रंट पे भी माना जा रहा है कि थोड़े बेहतर साइड पे नंबर्स इस बार आ सकते हैं। जो अनुमान है हमारा उसके मुताबिक डॉलर आय अगर देखेंगे तो वहाँ पर करीब 8% की ग्रोथ का अनुमान है। 460 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा आ सकता है डॉलर आय में। रुपी टर्म्स में अगर बात करेंगे तो आय में 4% की बढ़त की उम्मीद है। इसके अलावा जो मार्जिन है वो 21.9% के आसपास रह सकते हैं और मुनाफे में करीब 8.7% की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। अब यहाँ पे जो करेंसी में कमजोरी आई है उसके चलते सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ग्रोथ जो है वहाँ पर एक धीमी गति दिखाई देगी क्योंकि काफ़ी सारे कर्मचारी छोड़कर गए हैं, तो उसके चलते ग्रोथ पर असर थोड़ा बहुत पड़ सकता है। इसके अलावा जो लार्ज डील की बुकिंग है वो भी लोअर एंड पे रहेगी। कंपनी ने जो गाइडेंस दी थी उसके मुताबिक $2 बिलियन के आसपास की डील बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि FY23 के लिए जो गाइडेंस दी थी कंपनी ने वो मेंटेन रहेंगी, लेकिन देखना होगा कि मार्जिन को लेकर और वर्टिकल वाइज अगर परफॉर्मेंस अगर देखें तो उसको लेकर क्या कमेंट्री आते हैं। यहाँ पे टेलीकॉम, रिटेल
और जो हाईटेक वर्टिकल है उसको लेकर मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देती है, इस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। इसके अलावा एट्रिशन और हायरिंग ट्रेंड्स पर भी मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट आ रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टीसीएस के केस में हमने देखा था कि थोड़े नेगेटिव कमेंट निकल कर आए थे एट्रिशन और मार्जिन को लेकर और यूरोप कारोबार को लेकर। उस पर स्ट्रीट ने रिएक्ट भी किया था। अब देखना होगा कि इन्फोसिस की तरफ से किस तरह के यहाँ पर बयान निकल कर आते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि FY23 के लिए जो गाइडेंस है वो रिवाइज कर सकती है और अपवर्ड रिवीजन यहाँ पर देखने को मिल सकता है 15 से 16% की तरफ। 14 से 16% का गाइडेंस पहले दिया था। अगर इस तरह का कुछ आता है तो वो काफ़ी पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन पर भी हमारा अनुमान है, जो गाइडेंस है उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री होगी जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। नतीजे की बात करें तो मिले जुले नंबर्स इन्फोसिस के देखने को मिल सकते हैं। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स मिल सकते हैं। हालांकि आपको याद होगा टीसीएस ने भी अपने नंबर्स में क्लियरली कहा, जब समीर सेक्सरिया ने उन्होंने क्लियरली कहा था ये बात कि 25% का EBITDA मार्जिन एक स्टिल एस्पिरेशन। तो म्यूटेड ग्रोथ तो आपको टीसीएस के नंबर्स में देखने को मिला। इन्फोसिस में भी वही रिफ्लेक्शन आ सकता है और रीज़न वही अट्रिशन और डील पाइपलाइंस, इन सब पर किस तरह की गाइडेंस, ये तो मैटर है ही, साथ ही आगे के लिए गाइडेंस किस तरह की देती है, कमेंट्री पर नजर होगी। शुक्रिया पूजा, ये सब कुछ हमारे लिए कंपाइल करके लाने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। अब इनफैक्ट देख लेते हैं कि अगर बाजार में पुट खरीदने का मौका ढूंढ रहे हैं राहुल, तो क्या यहाँ पर शॉर्ट साइड के ट्रेड उन्हें ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं? राहुल, कुछ स्टॉक्स तो हैं जो क्लियरली आपको दिख रहे हैं, लेकिन क्या इनमें गेम हो गया है? भारतीय एयरटेल आप देखें, यहाँ 4-4.5% की आज गिरावट है। कुछ स्टॉक्स फार्मा स्पेस में सिप्ला जैसे स्टॉक्स जहाँ बड़े प्राइस लूजर्स हैं, आज SRF जैसे स्टॉक्स, तो आप चाहे फार्मा स्पेस की बात करो, डायग्नोस्टिक स्पेस की बात करो और साथ ही डाउनग्रेड के चलते आप भारतीय एयरटेल की बात करो, तो अगर शॉर्ट के मौके ढूंढने होंगे तो इन स्पेसेस में निकल कर आएंगे या फिर ऑटो से बेट्स निकल कर आएंगे? देखिए प्रियंका जी, मेरे हिसाब से जब मार्केट थोड़ा इतना वोलेटाइल है तो इजियर ट्रेड लेना यहाँ पर एडवाइजेबल रहेगा, और उसमें से एक सेटअप हमें SRF में क्लियरली बेरिश दिखाई दे रहा है। देखिए मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स स्टॉक ने ब्रेक किए हैं, और मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल जो वीकनेस है स्टॉक में यहाँ पर एक्सटेंड होती हुई दिखेगी 2200 रुपए के नीचे। तो पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पर 2025 यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट की यहाँ पर फ्रेश वीकनेस आने की तैयारी हो रही है स्टॉक के अंदर। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस कर दिया है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को, और चाइना रीओपनिंग थीम के साथ में मुझे लगता है कि प्रेशर डेफिनेटली रहेगा यहाँ पर अपने केमिकल स्टॉक्स के ऊपर। तो SRF में मुझे लगता है कि वीकनेस यहाँ पर बनी रहेगी, इसे शॉर्ट करने की राय रहेगी। अगर फ्यूचर्स में आप इसे शॉर्ट करते हैं तो 2280 का स्टॉप लॉस लगाए, 2215 के आसपास फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है, 2280 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय रहेगी। और मुझे लगता है कि नीचे में आपको तकरीबन 2050-2040 तक के लेवल्स आपको पोजिशनल बेसिस पर SRF में देखने को मिल सकते हैं। ये तो SRF पे बात रही है। एनर्जी पैक की एक बार बात करते हैं। कल आपको याद होगा, कल बाजार वीक था लेकिन फिर भी एनर्जी पैक से आपको रेजिलेंस दिख रही थी। रिलायंस तेज था, ONGC भी तेज था, लेकिन आज दोनों ही लगाज भी हैं। रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है और ONGC पर भी? जी प्रियंका जी, देखिए काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है दोनों इंडेक्स वेटेज के हिसाब से। खास करके रिलायंस अपने आप में एक सेक्टर है, और रिलायंस में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप यहाँ पर लैकिंग है निफ्टी में। देखिए पूरे मार्केट में इधर जनरली रिलायंस हुआ करता था, या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल या IT मार्केट को एक तरह से लीडरशिप की तरफ ले जाया करता था। फिलहाल मेटल्स के अलावा और कोई सेक्टर में हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, और खास करके रिलायंस में 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक होने को है। तो क्लियरली कॉशन है, अभी क्लियर ब्रेकडाउन तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन कॉशन डेफिनेटली है रिलायंस के सेटअप में, और एक तरह से लेगार्ड का काम कर रहा है पूरे के पूरे इंडेक्स कंपोनेंट्स में। पोजिशनली ONGC की अगर हम बात करें तो ONGC में अभी भी चार्ट्स इतने खराब नहीं है। इनफैक्ट हायर लो का जो सेटअप है अभी भी इंटैक्ट है। मैं इनफैक्ट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ONGC में हमें अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिंद पेट्रो का तकरीबन 55% स्टेक ONGC के पास है, तो कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में प्रेशर है ONGC को बेनिफिट करेगा। तो एक तरह से फिलहाल स्टॉक न्यूट्रल है, बट मेरे हिसाब से 150 के ऊपर जैसे निकल जाता है, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम प्ले आउट होता दिख सकता है ONGC के अंदर, जहां पर हमें लगता है पोजिशनली भी यानी कि एज एन इन्वेस्टर भी आप इसमें एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और एज ए ट्रेडर भी मुझे लगता है कि आपको इमीडिएट बेसिस में 160 तक के लेवल्स ONGC में देखने को मिल सकते हैं। तो एज ए स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो
क्लस्टर ऑफ एवरेजेस तकरीबन 143 के आसपास है, 143 142 का स्टॉप लॉस लगा है और इसमें पोजिशनल और साथ में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दोनों की दोनों पोजीशंस ली जा सकती है और कंपैरेटिव बेसिस में हमें लगता है कि ओएनजीसी में रिस्क रिवॉर्ड भी ज्यादा बेहतरीन है। ओके ठीक है, ओएनजीसी को आप प्रेफर कर सकते हैं, ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा व्यूअर्स के लिए बताया भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का भी एक बेनिफिट मिलता है ओएनजीसी को एचपीसीएल के थ्रू। ठीक है, तो ओएनजीसी 160 तक के आप लेवल देखते हैं ओएनजीसी के फ्यूचर को प्लस करने की, यहाँ राहुल बात कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक बार कुछ ऐसे स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहाँ अनवाइंडिंग के ट्रेड्स भी दिख रहे हैं आपको। टायर स्टॉक्स की बात हो, डायग्नोस्टिक स्पेस की बात हो, इनफैक्ट फार्मा स्पेस में एचयूएल जैसे काउंटर्स भी हो, वहाँ पर ट्रेड्स जो है वो अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यहाँ से किस तरह के मौके बन सकते हैं? आज एफएमसीजी पैक इनफैक्ट जब राहुल मॉर्निंग में दिख रहा था तो लग रहा था शायद अदानी विल्मर के बिजनेस अपडेट्स के बाद एफएमसीजी पैक शायद आज एक पार्टिसिपेटरी सेक्टर रह सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मूव्स फ्रिजल आउट हुए हैं। एचयूएल पे क्या करेंगे? देखिए प्रियंका जी, मेरे हिसाब से ये अनवाइंडिंग को ज्यादा गहराई में नहीं देखना चाहिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट इतना वोलेटाइल है, यानी कि अगर सी प्रॉपर मंदी होती है तो डिफेंसिव में जाके ट्रेडर्स अपना पैसा बना सकते हैं लॉन्ग साइड में, लेकिन जो हिसाब से इंट्राडे में हमने बाउंस देखा उसमें आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिएक्शन था जहां पर एचयूएल में हमने देखा कि आज वापस एक पुल बैक देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, अगर प्रॉपर ब्रेकडाउन निफ्टी में आ जाता है तो एचयूएल एक पोजिशनली एक अच्छा स्टॉक है जहां पर हमें तकरीबन 7 से 8% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, अगर निफ्टी 17,800 टूट जाता है डिसाइसिवली तो आई थिंक पोजिशनल बेसिस पर एज ए डिफेंसिव मेरे हिसाब से आपको हिंदुस्तान लीवर या इवन पूरे डिफेंसिव पैक में आप एफएमसीजी पैक में आप बाकी स्टॉक्स भी पिक कर सकते हैं, जैसे टाटा कंज्यूमर का भी सेटअप काफी अच्छा है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच में रखिए, आई थिंक ब्रेकडाउन आएगा उसके बाद मोमेंटम हमें डिफेंसिव में अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑलराइट, अभी नहीं, अभी फिलहाल बाजार बहुत ही वेट एंड वॉच मोड में भी है। ठीक है, शुक्रिया राहुल आज समय देने के लिए, ये सारी स्टॉक पिक्स रिकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले तो बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी साफ बताई राहुल ने, उन्होंने यहाँ से बहुत ही कॉशियस ट्रेड दिखते हैं और स्पेसिफिक स्टॉक्स पे आप ट्रेड लें। इंडेक्स में आपको बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखता है, बैंक निफ्टी पर अभी भी नहीं बन पा रहा है, वहाँ पर तो इनफैक्ट पुट्स बाय करने की उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। लेकिन बहुत सारा एक्शन आपको दिल्ली से ऑटो एक्सपो से देखने को मिल रहा है। जेबीएम ऑटो, जी हाँ, जेबीएम ऑटो ने ऑटो एक्सपो में 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च की हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान पर हमारे संवाददाता ने मैनेजमेंट से बात भी की है। आइए समीर के पास चलते हैं, वो चेयरपर्सन निशांत आर्या से खास बातचीत कर रहे हैं। निशांत आर्या, वाइस चेयरमैन जेबीएम ग्रुप हमारे साथ है। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ऑटो एक्सपो में 4 नए प्रोडक्ट जेबीएम ग्रुप की तरफ से आए हैं, किन सेगमेंट्स को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या पूरा प्लान है? हमारे 4 नए प्रोडक्ट्स प्राइमरली इलेक्ट्रिक कोच हैं, जो इलेक्ट्रिक कोच एक अलग इंटरसिटी ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में यूटिलाइज होता है। उसके अंदर हमने बहुत हाई लेवल का कंफर्ट, अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया है और इन प्रोडक्ट्स से कोई भी एक आम आदमी अगर इस व्हीकल और सर्विस को यूज़ करता है तो वो अलग लेवल की कंफर्ट पे पहुंच जाता है एंड दैट बिकम्स अ चॉइस विच ही वुड मेक एवरी टाइम व्हेन ही वुड वांट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. Secondly, we have brought best-in-class technology with our battery technology, fast charging and power electronics and embedded systems in all the 4 products which we have launched today. Where second product is our 12-meter Eco-Life bus, where best-in-class batteries and high-performance vehicles for city roads and difficult roads across the country. It is equipped for all kind of climatic conditions and road conditions. Thirdly, we have encapsulated and covered our staff transportation specialized vehicle, and there for any commuter from any corporate or any staff who wants to use this would have a luxury ride like comfort and would be able to use these vehicles as a consistent use of transportation on a daily basis. And fourthly, our e-school life is a peace of mind for all the parents, where the highest level of safety is maintained for all children who are using this school bus, and it is a zero emission vehicle, so lowest level of pollution is giving all the commuters, whether in our coach, Eco Life, Biz Life or School Life, for all our passengers. इस साल कितनी बसेस को रोल आउट करने का प्लान है और किन राज्यों के साथ में आप ज़्यादातर फिलहाल बातचीत के दौर में हैं, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो और तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ? हम लोग करीबन 5,000 बसेस रोल आउट करना चाहते हैं कमिंग फाइनेंशियल ईयर में,
एंड ये बसेस सभी राज्यों में हर जगह होंगी. इफ़ यू लुक एट नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, बिकॉज आई थिंक एवरी सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सम ऑफ द फोर्थ कमिंग स्टेट्स हु हैव टेकन दिस इनिशिएटिव आर गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, Delhi, Karnataka, amongst many others who are definitely going to be leading this initiative. But I see that all these states are looking forward to transitioning to electric buses, and definitely JBM would be at the forefront for leading this transition and change. अफोर्डेबिलिटी के पैमाने पर कितना बदलाव आप देख रहे हैं, खासकर जो गवर्नमेंट की जो टैक्सेस का जो नीति अब तक रही है, जीएसटी पार्ट वगैरह को देखते हुए अफोर्डेबिलिटी में कितना बदलाव आप देख रहे हैं और कितना आपको लगता है उम्मीद है कि बदलाव आ सकता है? Electric vehicles में the GST has been reduced some time back from 28% to 5%. Secondly, we also see that the operating cost of electric buses is about 25 to 30% of a normal diesel bus. So the operating cost goes down substantially and the affordability is enhanced for any common passenger or consumer. And it is a noise-free transportation which is there in this case, and that experience is what redefines the way of transportation a passenger is looking at on a daily basis. 5000 बसेस के लिए आपका कैपेक्स का क्या प्लान है, आपका इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है, किस और मैन्युफैक्चरिंग आपके जो नए प्लान से होना है उसका क्या स्केल रहेगा? हाँ नहीं, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पूरी इक्विप्ड है. इट इज़ मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच वी हैव सेट अप, हैविंग द राइट टेक्नोलॉजीज फ्रॉम जर्मनी, जापान, कोरिया and many other countries. Best in class products for the most important customers of ours is what we are looking forward to deliver through the JBM Everse, which is our e-mobility platform. थैंक यू सर, मुझसे बात करने के लिए.